हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे अ न्यू चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स। तो इससे पहले हम ऑलरेडी 7 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और पिछले लास्ट 2-3 चैप्टर्स से हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने जो आपकी ज्योमेट्रिक फॉर्म्स थी, जिसमें बार ग्राफ्स और पाई डायग्राम्स थे, ये कंप्लीट कर लिया है। सेकंड आपका जो एक और फॉर्म होता है कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि आपके हिस्टोग्राम्स, पॉलीगॉन्स और ओजाइज, ये तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। अरिथमेटिक लाइन ग्राफ क्या होता है, कैसे कैसे फॉर्म करना होता है, ये सारी ही चीज़ें हम पढ़ेंगे और इसके बारे में सारी डिटेल्स समझेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्राफ की। ग्राफ क्या होता है, देखो, जब हम कोई भी डायग्राम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो उसे हम ग्राफ कह देते हैं। यानी कि हम जो भी अभी तक प्रेजेंटेशन करते आ रहे हैं डेटा का, आपका बार ग्राफ के थ्रू या फिर आपका ओजाइव या फिर उसी डेटा को हम अब जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा ऑब्वियसली। तो ग्राफ होता क्या है, ग्राफ पेपर पे ग्राफ हमको क्या बताता है, हम क्या करते हैं ग्राफ पे, जैसे कि ये कोई हमारा ग्राफ है, लेट अस सपोज। अब इस पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा हमको गिवन है, ऑलरेडी हमारे पास एक टेबल गिवन होती है ना, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ जो है, उसकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ है उनको हम क्या करते हैं, ऐसे ग्राफ पे पुट करते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमने ग्राफ पे पुट किया। फिर जब हम उनको ग्राफ पे पुट करके ज्वाइन करते हैं तो हमको एक क्या मिल जाता है, काइंड ऑफ कर्व, एक लाइन मिल जाती है, जो कि क्या शो करती है कि इस डेटा में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे वेरिएशंस आ रहे हैं, क्या क्या इसका ट्रेंड है, तो हम पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये एक एग्जांपल था कि आपका जो किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में, जैसे 2021 में इंडिया का एक्सपोर्ट इतना इतना रहा, ठीक है, या फिर 2021 में नहीं, हर एक 5 सालों में इंडिया का एक्सपोर्ट इतना इतना रहा। तो आप देख सकते हो कि इस ईयर में कोई सा भी एक एक्स ईयर था, इसमें इतना था, फिर आगे बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ। तो आप ये ट्रेंड देख सकते हो, आप ये चेंजेस, ये वेरिएशंस पता कर सकते हो किसके थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू। तो ग्राफ आपको क्या बताते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के जो बहुत सारी डिफरेंट अलग अलग वैल्यूज़ हैं, उनके चेंजेस, उनमें जो ट्रेंड्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं ग्राफ से। अब ग्राफ तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पर हम अरिथमेटिक लाइन ग्राफ क्यों पढ़ेंगे। अरिथमेटिक लाइन ग्राफ होता क्या है, देखो, ये जो ग्राफ अभी मैंने बनाया है, ये आपको क्या कर रहा है, ये किसी भी एक वेरिएबल की आपको अरिथमेटिक वैल्यू ही तो बता रहा है ना। यहाँ पे जो भी वेरिएबल है आपका, मान लो ये किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, किसी भी एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, ये है मैथ्स का, ये है ऐसे इंग्लिश का, तो ऐसे करके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। तो ये क्या है, आपको हर वेरिएबल की, हर सब्जेक्ट की, यानी कि हर वेरिएबल की अलग अलग अरिथमेटिक वैल्यू बता रहे हैं। और उस अरिथमेटिक वैल्यूज़, हमने जो अलग अलग अरिथमेटिक वैल्यूज़ हैं उनको ज्वाइन करके क्या बनाया है, एक लाइन बनाई है, किस पर, ग्राफ पर, और ये क्या कहलाएगा, इसीलिए अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। तो अरिथमेटिक लाइन ग्राफ क्या होता है, जब हम किसी भी एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ कर्व और अ लाइन, तो वो क्या होता है, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। अब इसी अरिथमेटिक लाइन ग्राफ को हम टाइम सीरीज़ ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, सब मैंने बताया था ना, ये जो अरिथमेटिक लाइन ग्राफ होता है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज़ ग्राफ। अब ये टाइम सीरीज़ ग्राफ क्या होता है, देखो, मान लो ये तो मैंने सिंपल सा भी एक एग्जांपल बताया कि आपका सब्जेक्ट्स वाला, कि मैथ, इंग्लिश, ऐसे करके। मान लो ये है आपका कोई ऐसा डेटा जो टाइम के अकॉर्डिंग आपको बता रहा है कोई ट्रेंड, जैसे कि ये कोई ग्राफ है, ये आपको ऐसे टाइम बता रहा है कि इस टाइम पे इतना इतना ट्रेंड रहा किसी भी एक चीज़ का, इंडिया के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे, फिर बिल्कुल एकदम कम हो गए, फिर बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंच गए। ऐसे करके क्या बता रहा है, टाइम के साथ आपको ट्रेंड बता रहा है, टाइम सीरीज़ के थ्रू बता रहा है। यानी कि जब आपके पास टाइम सीरीज़ होती है, उसी ग्राफ को हम क्या नाम दे देते हैं, टाइम सीरीज़ ग्राफ। तो टाइम सीरीज़ ग्राफ और अरिथमेटिक लाइन ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में क्या होती हैं, अरिथमेटिक वैल्यूज़ तो होती हैं, पर जब वो वैल्यूज़ किसी टाइम के रिस्पेक्ट में हैं
तब आप उसको क्या बोलोगे, टाइम सीरीज़ ग्राफ। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक लाइन ग्राफ होता है, इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, टाइम सीरीज़ ग्राफ। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ। किसी भी ग्राफ का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो हम समझेंगे पहले। वैसे सबने बचपन से अभी तक पढ़े होंगे ग्राफ के बारे में, सब कुछ पता होगा, मैथ्स में भी पढ़ा है हमने, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स में, आई गेस 10th या 9th में होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो उन्हीं के थ्रू आप रिकॉल करने की कोशिश करना, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। क्या होता है ग्राफ, देखो मान लो ये कोई आपके पास एक ग्राफ पेपर है, ठीक है, ये है आपका ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर में थोड़े थोड़े बॉक्सेस होते हैं, छोटे छोटे चेक जैसे, तो वो तो अभी मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। मान लो ये आपका एक ग्राफ पेपर है, ठीक है, यहाँ पे हम इसे नाम दे देते हैं, ये है आपका ग्राफ पेपर। अब इस ग्राफ पेपर पे देखो कुछ एक्सेस होती हैं, ठीक है, ये कुछ लाइंस होती हैं। ये लाइंस क्या करती हैं, सबसे पहले तो ये लाइंस एक ग्राफ पेपर को किसमें, 4 सेक्शंस में डिवाइड करती हैं, ठीक है। यानी पहले तो हम ये जान लेते हैं इन्हें हम कहते क्या हैं। जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पर, एक ये जो आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं या तो हम इसको वाई एक्सिस कहते हैं या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट एक्सिस नहीं कहना है, या सिर्फ ऑर्डिनेट, या तो वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट। और उसके बाद आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल इज़ योर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ इसका भी एक और नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यानी कि ये जो है ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब ये जो दोनों ही लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यानी कि जहाँ से इन लाइंस का एक तरह से आप ये कह लो ओरिजिन हुआ है। ये देखो यहाँ से निकल रही है, इधर जा रही है, ये यहाँ से निकल रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ये यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। तो यानी कि ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ, कैपिटल ओ। ठीक है, ज़ीरो नहीं होता है, कोई भी आपको बताए कि ये ज़ीरो होता है क्योंकि ज़ीरो से स्टार्टिंग होती है, नहीं, ये हमेशा ओ होता है, यानी कि ओरिजिन। तो ये चीज़ें तो समझ आ गई। अब ये क्या करती हैं, ये जो दोनों लाइंस हैं यानी कि एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये क्या करती हैं, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर perpendicular to each other। ये सारी ही मतलब दोनों ही एक्सिस एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यानी कि हर एंगल आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, हर एंगल 90 डिग्री का है और चारों मिला के कितना हो गया, 360, ये सबको पता है। अब एक और पॉइंट आता है, ये जो चारों एक्सिस है ना, वो मतलब ये जो दोनों एक्सिस है ना, जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपको दिख रहा है ये 4 डब्बे बन गए हैं। ठीक है, 4 बॉक्सेस बन गए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। और इनकी स्टार्टिंग ऐसे नहीं है कहीं से भी कर दो 1 2 3 4 1 2 3 4, नहीं, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये कहलाता है आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये है क्वाड्रेंट सेकेंड, ये है क्वाड्रेंट थर्ड, ये है क्वाड्रेंट फोर्थ। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है राइट हैंड से, ऊपर वाले बॉक्स से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। अब ये चारों ही क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, चारों ही क्वाड्रेंट्स में एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग होती है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है, अगर हम ऊपर की तरफ देखें, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखें तो वाई एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव, और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखें तो वाई एक्सिस होती है नेगेटिव। इसी तरह वर्टिकल लाइन से राइट की तरफ देखें तो एक्स एक्सिस होती है पॉजिटिव, पर इधर की तरफ देखें तो एक्स एक्सिस होती है नेगेटिव। यानी कि अगर हम इस डब्बे में देखें, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो आपको x की वैल्यू कैसी नज़र आ रही है, x तो यहाँ है पॉजिटिव
और y भी है पॉजिटिव, तो यानी कि पॉजिटिव x और पॉजिटिव y, ठीक है। फिर जब हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कैसा नज़र आ रहा है, देखो इधर की तरफ क्या हो गया, x नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव x, और y कैसा हो गया, ऊपर ही है वो अभी, यानी कि पॉजिटिव y। फिर क्या आता है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो x है यहाँ पर इधर की तरफ, ये वाला बॉक्स देखना है ना, तो ये है नेगेटिव और y भी है नेगेटिव, तो यानी कि यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव होंगे। फिर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास x तो है पॉजिटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ठीक है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये कहानी है इन चारों क्वाड्रेंट्स की, यानी कि यहाँ पे प्लस x प्लस वाई, यहाँ पे है माइनस x प्लस वाई, यहाँ पे है माइनस x माइनस वाई, यहाँ पे है प्लस x और माइनस वाई। ये होता है आपका एक ग्राफ पेपर। और जनरली अगर हम देखें तो हमें जो भी डेटा दिया हुआ होता है बुक्स में, क्वेश्चंस में, आप देखो वैसे सारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो पॉजिटिव ही मानी जाती हैं, तभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव है ना, ठीक है, दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, इसीलिए हम जनरली ग्राफ को ऐसा बनाते हैं। पर अगर हमको नेगेटिव भी दी हुई हो एक वैल्यू तो हम इसके नीचे भी ले लेते हैं। अगर हमको y की वैल्यू x की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। बट क्योंकि जनरली वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं तो हम सिर्फ इतना हिस्सा ही इसका ड्रॉ करते हैं, हर ग्राफ में ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना। तो ये हो गई कहानी किसकी, ग्राफ की। ग्राफ के बारे में आपने सब जान लिया, जो भी आपको जानना था कि 4 एक्सिस होती हैं, उनमें से हॉरिजॉन्टल को हम किस नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा। वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बाकी सारी चीज़ें ईजी हैं जो सबको पता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now there are some rules that we need to follow in order to construct a good graph। कोई भी एक अच्छा ग्राफ बनाने के लिए ये सारे पॉइंट्स और रूल्स पढ़ना, समझना और इनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका हेडिंग। कोई भी जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये भी हमारा मान लो कोई एक ग्राफ पेपर है और इस पर हमने बना दिया है इसके अंदर एक ग्राफ, तो ये जो ग्राफ पेपर है और इसके ऊपर इसके अंदर जो ग्राफ बना हुआ है आपका, उसके ऊपर ना एक हेडिंग ज़रूर होनी चाहिए कि वो जो ग्राफ आपने बनाया है वो क्या चीज़ शो कर रहा है। लेट अस सपोज वो ट्रेंड्स शो कर रहा है, ट्रेंड्स ऑफ एक्सपोर्ट इन इंडिया इन रीसेंट 5 ईयर्स, तो ये हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए और ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ बता ही ना पाए, शॉर्ट कंसाइज होनी चाहिए, बट इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सारी चीज़ें आपको एक लाइन से समझ आ जाएँ, ऐसी होनी चाहिए आपकी ग्राफ की हेडिंग। नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ स्केल। चॉइस ऑफ स्केल मीन्स कि आप जो भी स्केल ले रहे हो, मान लो वाई एक्सिस पे जो आप स्केल ले रहे हो तो स्केल बराबर लेना है। जैसे कि हर किसी में 5-5 का गैप अगर आप ले रहे हो, या फिर हर किसी में 100-100 का या 10-10 का गैप ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिमेट्रिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह आपने 5 का गैप लिया, फिर आपने 15 का गैप ले लिया, फिर आपने 2 का गैप ले लिया, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ना ही वाई एक्सिस पर और ना ही एक्स एक्सिस पर। साथ ही साथ जितना भी आप स्केल ले रहे हो उसको आपको बताना है। साइड में यहाँ पे हम नीचे लिख के बताते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू इतना, जो भी आपका स्केल है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट इज़ योर प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस। जो एक्सिस का प्रोपोर्शन है, यानी कि जो वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, उनका एक प्रोपोर्शन होता है जो कि हमको फॉलो करना ज़रूरी है। और वो प्रोपोर्शन क्या है कि ये बोलता है कि जो एक्स एक्सिस की लेंथ होनी चाहिए ना, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल है, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए, इट मस्ट बी 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ वाई एक्सिस। मतलब अगर आपने वाई एक्सिस ये ड्रॉ करी है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर की आपने ड्रॉ करी है, इसकी 1.5 टाइम्स होनी चाहिए ये आपकी वाई एक्सिस। तो 3 का 1.5 कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 4.5। तो आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर की। इस तरीके से आप करोगे, यानी कि अगर ये मान लो 3 की जगह 5 सेंटीमीटर है तो 5 का 1.5 कितना हो जाएगा,
7.5, तो x एक्सिस आपकी होगी 7.5 सेंटीमीटर की, यानी कि x एक्सिस मस्ट द लेंथ ऑफ x एक्सिस मस्ट बी 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ y एक्सिस। ये है आपका क्या प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस। नेक्स्ट इज योर मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स। अब जो प्लॉट करते हैं हम पॉइंट्स, यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उनका भी ऑफ कोर्स एक मेथड है। अगर हम कोई भी डेटा उठा के देखें, और जनरली जो आपका बिजनेस या इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो कैसा होता है, जनरली पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट की रेट देख रहे हो, आप लिटरेसी रेट देख रहे हो, आप कहीं का पॉपुलेशन देख रहे हो, तो ये जनरली चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, जो कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट अपर लेफ्ट हैंड, अपर राइट हैंड पर होता है। तो हम क्या करेंगे, जो जिस तरीके का हमारा डेटा है उस तरीके से हम यहाँ पर ले लेंगे सारी ही चीज़ें। अगर आपका डेटा मान लो उसमें एक वेरिएबल है, वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल तो है पॉजिटिव, ठीक है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हैं, तो आप क्या करोगे, आप सेकेंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करोगे। इस तरीके से आपको करना है अपना प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स। नेक्स्ट इज योर लाइन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब क्या हो सकता है कि अभी तक तो हमने देखा, अभी तक हमने समझा कि कोई एक वेरिएबल है, जैसे कि कोई एक ईयर दे रखे हैं आपको 5, 15, 16, 2015, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 5 ईयर्स दे रखे हैं। उसमें आपको दे रखा है एक उसका जो वेरिएबल की वैल्यू है वो है क्या कहते हैं, जैसे आप मान सकते हो कि इतनी प्रोडक्शन हुआ इस फर्म का इतने 5 सालों में, तो ये तो एक वेरिएबल हो गया। तो एक वेरिएबल के लिए आप कैसी भी लाइन बना दो, मान लो आपने इस तरह की लाइन शो कर दी, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्शन, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपने शो कर दिए। अब उसी में ही आपको दूसरा वेरिएबल दे दिया, यानी कि इसी फर्म की इन्हीं 5 सालों में सेल्स इतनी इतनी हुई थी, तो आप क्या करोगे, आपको एक ही जैसी लाइन से शो नहीं करना है, आपको किसी अलग अलग तरह की लाइन का यूज़ करना है, अलग तरह की लाइन का यूज़ करना है, या तो कोई डॉटेड लाइन देख लो या फिर कोई अलग तरीके की लाइन, जिससे कि दोनों ही तरह के जो डेटा हैं आपके, दोनों वैल्यूज़ हैं, ये वाली किसकी थी, मान लो हमने प्रोडक्शन की ली है, ठीक है, और ये है सेल्स की, तो दोनों में आप एटलीस्ट डिफ्रेंशिएट तो कर पाओ कि कौन सी लाइन किसकी है, क्या कौन सी लाइन क्या शो कर रही है, प्रोडक्शन इतना हुआ, सेल इतनी ज़्यादा हो गई है, जो भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी ग्राफ पे 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स जब होते हैं तो उनमें अलग अलग लाइन्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट इज योर टेबल ऑफ डेटा। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके छोड़ दिया, इस ग्राफ का जो ओरिजिनल टेबल है जहाँ से आपने डेटा लिया है, यहाँ पे जैसे ईयर्स लिख रहे होंगे, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ पे सेल्स लिख रही होगी, यहाँ पे प्रोडक्शन लिख रहा होगा, तो वो जो भी टेबल है वो भी मेंशन करनी है, वो भी ड्रॉ करनी है, जिससे कि जो भी आपका ग्राफ देखेगा एटलीस्ट उसको समझ में आ सके, साथ ही साथ वो रिलेट कर सके कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या ट्रेंड है, क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करके चलनी है, डेटा का जो टेबल है वो बनाना नहीं भूलना है। नेक्स्ट इज़ योर यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन। फॉल्स लाइन क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉल्स लाइन देखो क्या होता है, जब भी हम कोई डेटा का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, मान लो कोई डेटा है आपका पिछले 4 साल का कोई डेटा दिया हुआ है, ये है 2018, 19, 20 और 21, ठीक है, ये 4 साल का आपको डेटा दिया हुआ है। ये डेटा में आपको क्या दिया हुआ है कि कोई एक फार्मर है, उसने कितने किलो का प्रोडक्शन किया है राइस का, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ राइस। अब ये जो राइस का प्रोडक्शन है ये किस में दिया हुआ है, थाउजेंड्स में, यानी कि 1000 किलो मतलब इतने 1000 किलो, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ तो यानी कि 5000 किलो, यहाँ पे मैं 7.5 लिखती हूँ तो 7,500 किलो, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 7,500 किलो। और इस तरीके से आपका दे रखा है और ये आपका दिया हुआ है डेटा। अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वाई एक्सिस पे ये वेरिएबल्स लिखोगे, एक्स एक्सिस पे तो ईयर्स लिख लिए आपने 4, और वाई एक्सिस पे आपने ये मार्क कर लिया यहाँ पे। अब जब आप ये देखते हो कि ये जो आपको वैल्यूज़ गिवन हैं, इन वैल्यूज़ में जो सबसे छोटी वैल्यू है यानी कि 5, इस 5 में और 0 में कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है।
तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो 5 क्या 4 का अगर आप गैप ले रहे हो 2 का भी, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। पर अगर आपने देखा कि यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस था तब आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो देखने में सही लग रहा है कि भाई एक्स एक्सिस तो यहाँ तो मतलब जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो तो 0 पर होता है, तो ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके ठीक लग रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे 5000 किलो नहीं लिखती ऐसे, और इसको डायरेक्ट मैं ऐसे ही लिखती 5000 और 7500, 1100, 900, फिर मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख देती, ठीक है, जो भी है, तो ये गड़बड़ हो जाता। क्यों गड़बड़ हो जाता? क्योंकि 0 में और यहाँ की सबसे छोटी वैल्यू में, अच्छा ये 5000 है, ठीक है, 0 में और यहाँ की सबसे छोटी वैल्यू में, यानी कि जो भी है आपकी 5000, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। 0 के जस्ट बाद ऐसे कैसे 5000 आ सकता है? तब उस केस में आप क्या करते हो, यहाँ पर या तो एक ऐसे करके किंक ड्रॉ कर दो, इसे हम क्या कहते हैं, किंक, यहाँ, या फिर आप ऐसे 2 कट बना दो। ये क्या है, कट बन गया, जिससे कि आपको समझ आ जाता है कि इनके बीच में इतना गैप है और फिर यहाँ से बड़ी वैल्यू चालू हो रही है, स्टार्ट हो रही है। या फिर अगर छोटी सी वैल्यू थी, जैसे मैंने जस्ट 5 लिख दिया था इसके बाद, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है, फॉल्स लाइन यूज़ नहीं करनी है, आई मीन फॉल्स लाइन यूज़ करनी है। इन्हें फॉल्स लाइन कहते हैं, या तो ऐसे जिसे हम कट कहते हैं, या फिर आप ऐसे कर दो, इसे हम किंक कहते हैं। तो ये क्या है, फॉल्स लाइन का आपको यूज़ करना है कब, जब 0 में और जो आपकी वैल्यूज़ दी गई हैं उनकी सबसे छोटी जो वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तब आपको ये किंक यूज़ किंक यूज़ करना है, या फिर ऐसे कट यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। पर अगर छोटी सी डिफरेंस है 0 में और छोटी वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे सीधे ग्राफ बना सकते हो जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। अब लास्ट हो गया, लास्ट पॉइंट है टू ड्रॉ अ लाइन और कर्व। इसमें कुछ नहीं है, वही जो भी आपने पॉइंट्स प्लॉट करे हैं उनके लिए एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ये आपने पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है, यहाँ पर, और ये हो गया। तो आप क्या करो, ढंग से एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ कर दो, जिससे कि आपको सारे ट्रेंड्स अच्छे से समझ में आते जाएं। जो भी सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने बहुत मोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी, फिर यहाँ पे पतली हो गई, यहाँ पे अलग डॉटेड वाली लाइन ड्रॉ कर दी। नहीं, डॉटेड लाइन और अलग अलग तरह की लाइन कब यूज़ करनी है, जब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हों। पर एक ही जब अगर लाइन है तब आपको इवन लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना है पूरी लाइन में, ठीक है। तो ये थे आपके पॉइंट्स किस चीज़ के, रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गुड ग्राफ। जब आपको एक ग्राफ बनाना है तो उसके लिए जो भी रूल्स चाहिए होते हैं वो हमने समझ लिए हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने रूल समझ लिए हैं तो अब हम समझेंगे कि हमको ग्राफ बनाना कैसे है। तो उसके भी देखो कुछ तरीके हैं। उसके क्या तरीके हैं, या तो आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल हो ऑब्वियसली, या फिर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो, ठीक है। तो पहले हम 1 वेरिएबल की बात करते हैं। जब हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है तब हम सिंपल ग्राफ बनाते हैं, जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे हैं। उसमें कुछ भी अलग चीज़ नहीं करनी है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मान लो एक डेटा है, अभी ये है आपका मंथ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून, ठीक है। ये हो गए मंथ्स। फिर है आपका यहाँ पे प्रोडक्शन दिया हुआ है। अब ये जो प्रोडक्शन है ये किस में है, क्विंटल्स में है, ठीक है। ये है क्विंटल्स में। क्विंटल्स में आपका प्रोडक्शन दिया हुआ है कितना कितना, 5, 7.5, 5, 10, 12, फिर है 12.5 और ये है 15। ये है आपका मंथ दिए हुए हैं। कोई भी एक फर्म है उसका इन मंथ्स में इतने इतने क्विंटल्स प्रोडक्शन हुआ है। अब इस ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, सिंपली जैसे अभी तक हम ड्रॉ करते आ रहे हैं। हम एक यहाँ पे y एक्सिस लेंगे और y एक्सिस के इधर हम एक x एक्सिस लेंगे, और ये जो y एक्सिस है इसके 1.5 टाइम्स होनी चाहिए हमारी x एक्सिस की लेंथ। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है इसकी लेंथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे y एक्सिस के पॉइंट्स लिख लेते हैं, कितने हैं, हाईएस्ट कितना है 15,
तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गया 2 2 के गैप में, 3 के गैप में ले लेते हैं 3 6 9 12 15 और 18 21 24 27। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 पॉइंट्स। ये है हमारा, देखो जनवरी, ये है फरवरी, ये है मार्च, ये है अप्रैल, ये है मई और ये है जून। ये हो गए सारे पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे एक एक करके, सारे पॉइंट्स हम प्लॉट करते जाते हैं। जनवरी पे है 5, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस जगह पे। फिर है हमारा फरवरी में 7.5, फिर है मार्च में 5, फिर है अप्रैल में 10 आ जाएगा थोड़ा सा इससे ऊपर। फिर आता है मई में 12.5, यानी कि थोड़ा सा यहाँ, और जून में है 15, ठीक है। ये हो गया आपके सारे पॉइंट्स प्लॉट। अब इनको क्या करना है, लास्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है कि हमको इन सबको ज्वाइन कर देना है एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ये हो गया हमारा ग्राफ। अब ये हमें क्या शो कर रहा है कि एक जो फर्म है उसका इन मंथ्स में इतना इतना क्विंटल्स प्रोडक्शन हुआ है, ये है प्रोडक्शन की वैल्यू। अब इसी में ही एक और आपका आ जाता है दूसरा, ये 1 वेरिएबल था। अब अगर हम बात करें इसको 1 को हटा के हम कर दें 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और वेरिएबल ले आएंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे हो गई इसकी सेल्स, ठीक है, इसकी सेल को भी ऐड कर देते हैं, वो भी क्विंटल्स में है, ठीक है। ये भी किस में है, क्विंटल्स में। इसकी भी हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं फटाफट से। अब जब हम इसकी वैल्यूज़ लिख ली हैं हमने, अब इसके पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं इसी में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनवरी में है 7.5, यानी कि यहाँ, ठीक है, जनवरी में है 7.5। फिर है आपका 10, फरवरी में है 10, फरवरी में है 10। फिर है मार्च में 7.5, मार्च में भी इधर है इसके बराबर। फिर है अप्रैल में 12.5, यानी कि यहाँ। और नेक्स्ट आता है आपका जून में है 15, मई में है 15 और आता है जून में 17.5, 17.5 मतलब इसके थोड़ा नीचे। अब जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा। अब ये हो गया अलग लाइन। अब क्योंकि मैंने इनको अलग अलग कलर से ज्वाइन किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक जैसी लाइन बना दी है। पर मैं अगर एक ही कलर से बनाती, ब्लैक से ही बनाती है, दोनों ब्लू से बनाती, तब मैं एक लाइन ऐसे डॉटेड कर सकती थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये वाली लाइन किसकी है, प्रोडक्शन की, और यहाँ पे आप लिख दो कि ये वाली ब्लू कलर की जो लाइन है वो किसकी है, सेल्स की, और इनको कर दो एक डब्बे में बंद। ये हो गया आपका एक उन्होंने मतलब इंडिकेट कर दिया कि भाई ये लाइन ये शो कर रही है, ये लाइन ये वेरिएबल शो कर रही है। तो कोई मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, साथ ही साथ आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकोगे कि इतना इतना सेल रहा, इतना इतना प्रोडक्शन हुआ इस फर्म का इतने इतने महीने में। आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो। कोई पूछे कि अप्रैल में कितनी सेल्स रही, अप्रैल में सेल्स कौन सी है, ब्लू, यानी कि इतनी रही, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो। तो ये सिंपल सा फंडा था 1 वेरिएबल का या 2 वेरिएबल का। अब इसी में ही देखो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर जो ज़ीरो है और जो स्मॉलेस्ट पॉइंट है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसके बीच में अगर डिफरेंस बहुत कम होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है, वैल्यू बहुत कम है, 5 7.5, बहुत डिफरेंस कम है ज़ीरो और इन सब के बीच में, क्योंकि हमने क्विंटल्स में लिए हैं तो कोई इशू नहीं है। पर अगर यहाँ पे मान लो होता 500 और यहाँ पे ऐसे सब जगह डबल ज़ीरो लगा होता तो हम क्या करते, यहाँ भी ऐसे डबल ज़ीरो लगाते, है कि नहीं। और जब हम यहाँ भी डबल ज़ीरो लगाते तब हम क्या करते, यहाँ पर ऐसे एक कट ड्रॉ कर देते, जिससे कि
हमको समझ में आ जाएगा कि ज़ीरो के बीच में और इस वैल्यू के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए हमने किंक या फिर कट ड्रॉ कर दिया है। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस इतनी सी ही चीज़ थी जो आपको जाननी थी किसके बारे में, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि क्या ग्राफ होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन इसका करना है, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ उसके बाद कैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।